हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HPN क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम क्लास 12th केमिस्ट्री में बिलियन वाले चैप्टर में बिलियन की सांद्रता इकाइयों में मोलरता को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जिस सांद्रता इकाई को पढ़ेंगे उसका नाम है नॉर्मलता, या इसी को कहते हैं नॉर्मेलिटी। आज की हमारी इस सांद्रता इकाई का नाम है नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मलता को पढ़ने से पहले हम कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला सूत्र है जो इसमें यूज होना है, उसका नाम है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भार अपॉन तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भार अपॉन तुल्यांकी भार। जब हम इसकी बात करें विलेय के संदर्भ में, जब हम विलेय के संदर्भ में इसकी बात करेंगे तो इसको बोलेंगे कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। भार हम जानते हैं यौगिक का जो भार होता है, किसी भी रासायनिक यौगिक का जो भार होता है उसको हम उसका भार कहते हैं, जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना। जो तुल्यांकी भार होता है इसको हमें समझना है कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है। तो एक दूसरा वाला जो सूत्र होता है उसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार अपॉन संयोजकता होता है। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार अपॉन संयोजकता। विलेय के संदर्भ में इसकी बात करें तो विलेय का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा विलेय का अणुभार अपन विलेय की संयोजकता। इसी को एन फैक्टर बोलते हैं, इसी को बैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। अधिकांश बुकों में संयोजकता को एक्स से दर्शाया जाता है, या इसी को एन फैक्टर यानी कि एन फैक्टर ऐसे भी लिखते हैं इसको, एन फैक्टर, एन फैक्टर, इसी को एन फैक्टर भी बोलते हैं ऐसा। तो ये दो सूत्र है, इनको हमें याद रखना है। यदि नॉर्मलता को पढ़ना है तो इन दोनों को हमें याद होना चाहिए। अणुभार हम निकालेंगे किसी भी यौगिक के अणु सूत्र से। किसी भी यौगिक के अणु सूत्र में तत्वों के परमाणु जो होते हैं उनके जो परमाणु भार होते हैं, उन परमाणु भार को हम टोटल योग कर लेते हैं, तो जो भार आता है उसको बोलते हैं उसका अणुभार। और संयोजकता अम्ल, क्षार और लवण में पढ़ेंगे हम कि उनकी संयोजकता को कैसे निकालते हैं, क्या होती है संयोजकता। अब जैसे अम्लों में तो ऐसी होती है संयोजकता कि अम्ल में H+ आयन त्यागने की जो क्षमता होती है उसकी संयोजकता कहलाएगी। यानी जो अम्ल जितने H+ आयन देगा उसकी संयोजकता उतनी होगी, और क्षार जितने OH- आयन देगा तो उसकी जो संयोजकता होगी उतनी होगी। और लवण में उसके धनायन पर जितना आवेश होता है वो उसकी संयोजकता होती है। हम यहाँ इसको क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किसी भी यौगिक के अणुभार को कैसे निकालेंगे और उसकी संयोजकता को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम अणुभार को, फिर निकालेंगे संयोजकता को। तो सबसे पहली हेडिंग लगाओ तुम, अणुभार। इन दोनों सूत्रों को याद रखना है, इसको मतलब इसको है ना, मतलब ये इसी के संदर्भ में, विलेय के संदर्भ में इसको ये बोलेंगे, इसको विलेय के संदर्भ में क्या बोलेंगे, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर विलेय का अणुभार अपन विलेय की संयोजकता। मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख के देता हूँ, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर विलेय का अणुभार अपॉन विलेय की संयोजकता। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को लिखेंगे हम EB बराबर विलेय का भार यानी कि WB, विलेय का तुल्यांकी भार
हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी भार, यानी कि तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट या इक्विवेलेंट मास भी इसी को बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा इस फॉर्मूले को, और इस वाले फॉर्मूले को क्या लिखेंगे हम, विलेय का तुल्यांकी भार, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल विलेय का अणुभार, यानी कि MB, और विलेय की संयोजकता यानी कि n फैक्टर लिखेंगे, तो इसको हम x लिखेंगे। विलेय के संदर्भ में तो x B भी लिख सकते हैं, नहीं लेकिन x भी नहीं लिखना, नहीं तो ये विलेय का मूल प्रभाव समझोगे तुम लोग। तो इसको हम लिखेंगे केवल x, या इसी को हम n फैक्टर भी लिख सकते हैं, या x से दर्शाएंगे, या इसको हम n फैक्टर ही बोलेंगे, किसका, विलेय का n फैक्टर, ऐसा बड़ा n, ऐसा n फैक्टर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। मैं इन्हीं सूत्रों को या इन फॉर्मूलों को यूज करूँगा, तुमको हिंदी में याद रखना है क्या है इसका मतलब। चलो, तो अब हम निकालना सीखेंगे अणुभार को और संयोजकता को। सबसे पहले हम सीखेंगे अणुभार को निकालना, फिर सीखेंगे संयोजकता को, अभी सीखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा अणुभार, और इन फॉर्मूलों को याद रखना है ना। ये पहला फॉर्मूला है, पहले का मतलब ए वाला इसी से बना है विलेय के संदर्भ में, ये पहले ही है ये, और दूसरे वाले का ये बना है दूसरे के संदर्भ में, है ना, इससे ये बना है और इससे ये बना है विलेय के संदर्भ में। तो इन दोनों सूत्रों को हमको याद रखना है। अब निकालना सीखेंगे अणुभार को। अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। तो किसी भी यौगिक के अणुभार को कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि उस यौगिक का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है। उस यौगिक के अणुसूत्र में जितने परमाणु होते हैं उतने परमाणुओं के परमाणु भार का योग कर देते हैं, तो उससे जो भार प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उसका अणुभार। चलो, हमको सीखना है, थोड़ा सा सिखा देता हूँ मैं। अणुभार, अणुभार कैसे निकालते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को मॉलिक्यूलर वेट या मास कहते हैं। अणुभार कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज करो हमारे पास एक यौगिक है H2SO4। तो मैंने क्या बताया, किसी भी यौगिक में जो टोटल परमाणु हैं, पहले उन परमाणुओं के जो परमाणु भार होते हैं उनको लिखेंगे, जितने परमाणु हैं उसका उसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल योग कर देंगे, तो उसका जो भार आएगा उसको बोलेंगे हम उसका अणुभार। जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन का परमाणु भार तो हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन H2SO4 में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, यानी 2 का गुणा कर देंगे। प्लस सल्फर का परमाणु भार होता है 32, सल्फर तो एक ही है तो एक का मल्टीप्लाई कर दो, या ना भी करो चल जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2 प्लस 32 से कम 32 प्लस 16 चौके 64 बराबर कितना हो जाएगा, 32 तो 34 से 64 98। तो इस प्रकार से एक क्या हो गया, इसका अणुभार हो गया। हम ऐसे ही निकालेंगे अणुभार को किसी भी यौगिक में। जैसे पहला यौगिक है, चलो दूसरा ही बता देता हूँ। जैसे अपने पास दूसरा यौगिक है NaOH। ज़्यादातर क्वेश्चन में परमाणु के परमाणु भार दिए जाते हैं, हमको सीधा सूत्र, उसका सूत्र देख के उसको योग कर देना पड़ता है। लेकिन सूत्र में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उस यौगिक के सूत्र में जो टोटल परमाणु है उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि जिस परमाणु की जितनी संख्या होती है उसके परमाणु भार में उतने का गुणा करना पड़ता है, ये ध्यान रखना होता है, फिर हम टोटल योग कर सकते हैं। फिर उसका ऐसे अणुभार निकल आएगा। जैसे NaOH है, NaOH में कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, एक है सोडियम का परमाणु, एक है ऑक्सीजन का परमाणु, एक है हाइड्रोजन का परमाणु। तो Na का परमाणु होता है 23, Na का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। टोटल करो इसको, 23 और 17 कितना हो जाएगा, 40, तो ए इसका अणुभार हो जाएगा। तो हम अणुभार ऐसे निकालेंगे किसी भी यौगिक में, है ना। अब हम देखेंगे कि किसी भी यौगिक में ध्यान रखना है हमको ऐसे।
अब हम देखेंगे कि किसी भी यौगिक में जो संयोजकता होती है उसको कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया संयोजकता निकालना हमको तीन प्रकार की यौगिकों में, अम्लों में, क्षारों में, लवण में। कैसे निकालेंगे चलते हैं, अभी देखते हैं अपन। मिटा दो इसको, मिटा दो। अब निकालेंगे अपन संयोजकता। या एन फैक्टर, या इसी को एक्स से दर्शाते हैं। यहाँ पे एक्स का मतलब मोल प्रभाज नहीं है, एक्स का मतलब संयोजकता है ना, ध्यान रखना हमको। एन फैक्टर इसी को बोलते हैं, संयोजकता इसी को बोलते हैं। कैसे निकालते हैं संयोजकता? सबसे पहले निकालेंगे अपन अम्लों में, अम्ल यानी कि एसिड। तो मैंने बताया एसिड में जितने H+ आयन होते हैं, H+ आयन की संख्या, H+ आयन की संख्या होती है उसकी संयोजकता। जैसे HCl में कितने H+ आयन हैं? 1। तो इसके लिए इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसके लिए इसका एन फैक्टर या संयोजकता या एक्स बराबर कितना होगा? 1 होगा। उसी प्रकार से मैं बात करूं H2SO4 की, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? इसको हम बेसिसिटी बोलते हैं, यानी क्षारीयता बोलते हैं। किसी भी अम्ल की जो H+ आयन की त्यागने की जो क्षमता होती है उसको उसकी क्षारीयता बोलते हैं, है ना, अम्ल के संदर्भ में क्षारीयता, ध्यान रखना है। क्यों बोलते हैं इसको क्षारीयता? क्योंकि ये अपने इतने मतलब जितने जो भी अम्ल जितने H+ आयन देता है वो किसको देता है? क्षार को देता है, यानी अपने प्रतिकारक यौगिक यानी कि क्षार को देता है, तो उसको उसके संदर्भ में क्षारीयता बोलेंगे। अम्ल जितने H+ आयन देगा उसको उसकी क्षारीयता बोलेंगे। H2SO4 को देखो, H2SO4 ऐसे टूटता है, 2 H+ आयन प्लस SO4 - 2 आयन। कितने H+ आयन हैं? 2 हैं। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एक्स बराबर 2 हो जाएगा। ये इसकी संयोजकता होती है। कुछ यौगिक हैं जिनमें हम थोड़े से कुछ उनकी संरचना को देख के निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो एक है H3PO4, ये क्या है? फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल है। तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल का नियम होता है कि एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए कम से कम, है ना, एक OH होना चाहिए, बाकी जितना परमाणु हैं उनको उस तरीके से देख लो फास्फोरस की बैलेंसी के हिसाब से। फास्फोरस कौन से वर्ग का तत्व है? 15 वर्ग का तत्व है ना, तो इसके पास कितने बॉन्ड होना चाहिए? 5 बॉन्ड होना चाहिए। 3 हो गए ना बॉन्ड, अभी 2 बॉन्ड और होना है। कितने बचे इसमें? 2 O होगा, 1 H हो गया। अभी H कितने बचे? 2 H बचे। और O कितने बचे? अभी 2 बचे। तो इसका 2 OH ऐसे हो जाएगा, और इसमें H3PO4 सूत्र सही है अपना। अब देखो कितने H+ आयन दे रहा है, यहाँ से देगा H+ आयन, मतलब H+ आयन कितने दे रहा है? 3 H+ आयन दे रहा है। तो इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अगला होता है H3PO3, H3PO3। इसके लिए संरचना बनाओ, फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल उसी हिसाब से बनेगा, P डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड OH। अब बाकी कितना बचा? O, एक और भी O बचा, तो OH आ सकता है क्योंकि एक H भी है अभी अपने पास। अब बचा केवल सिंगल H। तो देखो यहाँ पे A वाला H निकलेगा बाहर, A वाला H निकलेगा बाहर। तो इसके लिए हो जाएगा इसका एन फैक्टर बराबर 2, क्योंकि 2 H+ आयन दे रहा है, 2 H+ आयन दे रहा है, तो इसके लिए एन फैक्टर बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम अम्लों में उसके एन फैक्टर को निकालेंगे। अब निकालेंगे अपन उसके क्षार में। क्षारों के एन फैक्टर या संयोजकता को कैसे निकालेंगे? क्षार में जितनी OH- आयन की संख्या होती है, यानी क्षार जितने OH- आयन को त्यागते हैं या जलीय आयन में जितने OH- आयन देते हैं उनको बोलते हैं उनकी अम्लीयता। क्षार यानी कि बेस। बेस में निकालेंगे हम जितने OH- आयन त्यागते हैं। त्यागने का मतलब जल में जितने OH- आयन देते हैं तो उसको बोलेंगे उसकी अम्लीयता। अम्लीयता क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्षार अपने प्रतिकारक यौगिक यानी अम्ल को इतने OH- आयन दे सकता है। जिस क्षार ने जितने OH- आयन जल में दिए हैं उतने OH- आयन वो किसको दे सकता है? अम्ल को। तो इसलिए इसको बोलते हैं अम्लीयता। क्षार को, इस क्षार जितने OH- आयन को देते हैं उनको उसकी अम्लीयता बोलते हैं। तो जितने OH- आयन त्यागेंगे, जितनी OH- आयन की संख्या होगी, यानी OH- आयन की संख्या,
उसकी n फैक्टर होगी। जैसे अपना पहला है NaOH, कितने OH माइनस n देगा ये, जलीय विलयन में Na प्लस n प्लस OH माइनस n, एक OH माइनस n है तो इसके लिए n फैक्टर हो जाएगा 1। ऐसे KOH को देख लो, KOH भी कितना देगा, K प्लस n प्लस OH माइनस n, कितने OH माइनस n है, एक, तो इसके लिए हो जाएगा n फैक्टर बराबर 1। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, इसको तो Ca प्लस 2n प्लस OH माइनस n प्लस OH माइनस n, कितने OH माइनस n, 2 OH माइनस n, बैलेंस कर देते हैं इसको। कितने OH माइनस n है, 2, तो n फैक्टर हो जाएगा इसका 2। तो हमने अम्लों में देखा था H प्लस n की संख्या को, जितने उसमें H प्लस n की संख्या होती है ना उसको बोलते थे उसकी क्षारीयता। अम्लों में, अम्ल यानी कि एसिड में, एसिड में हमने जितने H प्लस n की संख्या देखी है उसको बोला हमने उसकी क्या, क्षारीयता। क्यों, क्योंकि अम्ल क्षार को इतने H प्लस n दे सकता है तो इसके लिए इसको बोलते हैं इसकी क्षारीयता। और क्षार जलीय विलयन में जितने OH माइनस n की संख्या देते हैं तो A इतने अम्लों को दे सकते हैं OH माइनस n जितने वो त्यागते हैं, तो उसको बोलते हैं उसके संदर्भ में अम्लीयता। तो H प्लस n की संख्या को बोलते हैं उसमें क्या, n फैक्टर, और इसमें OH माइनस n की संख्या को बोलते हैं इसको n फैक्टर। तो जिस अम्ल में जितने H प्लस n होंगे उसको उसका उतना n फैक्टर बोलेंगे, और क्षार में जितने OH माइनस n होंगे उसको उसका n फैक्टर बोलेंगे। तो हमने देख लिया अम्ल में क्षार में n फैक्टर को कैसे निकालते हैं या संयोजकता को कैसे निकालते हैं। अब निकालेंगे हम लवण में। तो लवण में धनायन पर जितने धनावेशों की संख्या होती है उसको बोलते हैं उसका n फैक्टर। अब निकालेंगे हम किस में, लवण में। लवण का मतलब साल्ट में। साल्ट में कैसे निकालते हैं, जितने धनायन पर धनावेश की संख्या को बोलते हैं उसका n फैक्टर, इसी को बोलते हैं संयोजकता। x से भी दर्शाते हैं मैंने जैसा कि बताया है। तो लवण लो, जैसे अपना पहला लवण है Na2SO4, इसको पहले तो ब्रेक करो, नहीं तोड़ो इसको, 2Na प्लस n में टूटेगा प्लस SO4 माइनस 2n में। किसकी संख्या देखना है, धनायन पर धनावेश की संख्या। धनायन A है, कितने धनायन है, 2 हैं, और संख्या कितनी, 1 है। तो 1 Na पर है धनायन की संख्या 1, तो 1 पे भी 1 है, तो टोटल कितनी है, 2 है ना। तो इसलिए धनावेश की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 धनावेश है ना इस पर, तो इसके लिए हो जाएगा n फैक्टर 2, मतलब इसका n फैक्टर कितना है, 2 है। उसी प्रकार से Al2SO4 का होल थ्राइज में देखो, इसको तोड़ो, Al प्लस 3n, कितने Al है, 2 है, बैलेंस कर दो, प्लस SO4 माइनस 2n, कितने SO4 है, 3, तो इसको बैलेंस कर दो। अब देखो हमको क्या देखना, धनायन पर धनावेश की संख्या। एक Al में होते हैं प्लस 3, तो 2 Al में कितने होंगे, 6, यानी कि इसके लिए होगा n फैक्टर 6, n फैक्टर इसके लिए हो जाएगा 6। तो हम लवण में कुछ इस प्रकार से निकालेंगे हम n फैक्टर को। बात समझ में आ रही ना। हम लवण में धनायन पर जो धनावेश की संख्या होती है उसको बोलेंगे n फैक्टर। अम्लों में जो H प्लस n की संख्या होगी उसको बोलेंगे n फैक्टर। क्षार में जितने OH माइनस n की संख्या होगी उसको बोलेंगे उसका n फैक्टर। क्षार में OH माइनस n की संख्या को देखेंगे, अम्ल में H प्लस n की संख्या देखेंगे, और लवण में धनायन पर उपस्थित धनावेश की संख्या को देखेंगे कि टोटल धनावेश कितने हैं। जितने धनावेश होंगे तो उतनी लवण का n फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब चलते हैं हम नॉर्मलता की परिभाषा में। अब देखना नॉर्मलता की परिभाषा बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है ना, 1 मिनट में याद हो जाएगी। रब कर दूँ मैं इसको, अच्छे से नोट करो इसको। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि आप इसको अच्छे से नोट कर रहे हैं। नोट करने का टाइम नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नोट करते रहना। अब पढ़ेंगे हम नॉर्मलता की परिभाषा को। स्टार्ट करता हूँ नॉर्मलता की परिभाषा। अच्छा, मूलता की परिभाषा पढ़ाई है मैंने। मूलता की परिभाषा कैसे पढ़ी थी अपन ने, किसी विलयन के 1 लीटर में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बोलते थे उसकी मोलरता। नॉर्मलता भी थोड़ा सा
सिमिलर में हम तो थोड़ा दिमाग में रखेंगे हम किसको, मोलरता को। मोलरता क्या थी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते थे। हम पढ़ेंगे नॉर्मलता को। नॉर्मलता की परिभाषा लिखेंगे, नॉर्मलता की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इसको समझो, फिर लिखवाता हूँ। कैसा, एक कोई बिलियन है जिसका आयतन कितना है 1 लीटर, इसका आयतन है 1 लीटर। क्या है इसका ये आयतन, और इसमें उपस्थित है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ पहले सूत्र, है ना। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को दर्शाते हैं ईबी से, है ना। थोड़ा सा वीडियो में बैक जाओ, पीछे जाओ, तो थोड़ा वहाँ पे समझ में आएगा कि ईबी क्या है। ईबी मैंने बताया विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ पे लिख दूँ मैं परिभाषा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। वही बात है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन वाले बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को। 1 लीटर मैंने बात कर दी, मतलब वो आयतन है, तो आयतन को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमने लीटर बोल दिया है ना। लीटर मतलब लीटर किसका, आयतन की यूनिट होती है ना। फिर से 1 लीटर आयतन वाले या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और नॉर्मलता की इकाई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जो इकाई होती है वो होती है ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक, इसी को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। और लीटर का मतलब 1 लीटर, बोले लीटर, तो नॉर्मलता की इकाई हो जाएगी ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या इसी को बोलते हैं हिंदी में ऐसा लिख दो, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल। कैपिटल एन से ही दर्शाते हैं, इसी को हम नॉर्मल भी कहते हैं इसकी इकाई को। देखो आयतन पर आधारित है सांता इकाई, ये कैसी सांता इकाई है, आयतन पर आधारित। तो ए ताप पर निर्भर करती है, क्या लिखेंगे हम, यह ताप पर निर्भर करती है। सही के चिन्ह का मतलब क्या है, क्या ताप पर निर्भर करती है। अब चलेंगे हम इसके सूत्र में। सूत्र इसको मिटा दूं मैं, हाँ इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे लिखेंगे हम इसको। सूत्र के लिए परिभाषा पे जाना, जैसा कि मैंने मूलतः में भी बताया था। किसे बोलते हैं नॉर्मलता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि कैपिटल एन बराबर ईबी बटे भी काय में लेना है, लीटर में। हम पढ़ चुके हैं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का सूत्र क्या होता है। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, भार अपॉन तुल्यांकी भार। यानी कि विलेय का भार, यानी इसको मैं सीधा लिखूंगा ईबी बराबर हम पढ़ चुके हैं विलेय का भार यानी कि WB अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट
थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालो, है ना। और ब्लेक के तुल्यांकी भार क्या होते हैं, इसी को चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। इसको बोलते हैं ब्लेक का तुल्यांकी भार। चलो इसी को हिंदी में लिखते हैं अपन, है ना। ये ई बी बराबर होता है, तो ई बी बराबर मैं ऐसा सीधा लिख दूँ यहाँ पे, एन का मतलब क्या है, नॉर्मलता बटे ई बी का सूत्र क्या है, ब्लेक का भार अपॉन ब्लेक का तुल्यांकी भार बटे है विलयन का आयतन लीटर में। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, ब्लेक का भार अपॉन ब्लेक का तुल्यांकी भार, यही लिखा है मैंने ना, ग्राम मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ब्लेक का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता का सूत्र ये हो जाएगा। अब यदि जैसे ब्लेक के तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होता है, इसको भी आगे देख लो, नॉर्मलता बराबर ब्लेक का भार, मैं सीधा लिख दूं ब्लेक का भार है डब्ल्यू बी अपॉन भार मतलब अणु भार अपन संयोजकता। तो इसका सूत्र मैं सीधा लिख दूं ब्लेक का अणु भार अपॉन ब्लेक की संयोजकता गुणे भी लीटर में। इसी को बोलते हैं ब्लेक का भार, मतलब मैंने ए लिख दिया डब्ल्यू बी ये वाला। अब यदि क्वेश्चन में जैसे लीटर में दिया हो तो हम सीधा ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन यदि मिलीलीटर में दिया हो तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, हम पढ़ चुके हैं पहले कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। यदि क्वेश्चन में लीटर में दिया हो तो हम सीधा 1000 का गुणा कर देते हैं, लेकिन यदि मिलीलीटर में दिया हो तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1000 का भाग देकर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है, और लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ता है। मैंने बताया था एक क्या है मैंने बताया तुम लोगों को, पहले बता चुका हूँ मैं, है ना। यूनिट को कन्वर्ट करते हैं ऐसे, है ना। यदि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का गुणा करेंगे, और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ए दिया हमको मिलीलीटर में, तो हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे 1000 का भाग, यानी मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, चलो ऐसा करते इसको मिटा देता हूँ। हमको यहाँ से आगे इस फार्मूला को लिखना है, रब कर दूँ मैं इसको, चलो। ब्लेक का भार नॉर्मलता है, नॉर्मलता बराबर ब्लेक का भार, ब्लेक का अणु भार अपन ब्लेक की संयोजकता गुणे आयतन। यदि लीटर में दिया जाए विलयन का आयतन तो हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यदि मिलीलीटर में दिया जाए तो हम जो लिख रहे हैं उस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। देखो चलो, नॉर्मलता बराबर ब्लेक का भार यानी कि डब्ल्यू बी अपॉन ब्लेक का अणु भार यानी कि एम बी अपॉन संयोजकता, ब्लेक की संयोजकता यानी कि एन फैक्टर, ऐसा गुणे। मैंने कहा यदि बिलियन दिया हो काय में, मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन दिया है हमको, सपोज कर लो मिलीलीटर में दिया है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। मतलब 1000 का भाग का मतलब 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 1000। तो नॉर्मलता का जो टोटल सूत्र हो जाएगा वो ये हो जाएगा। नॉर्मलता को एन लिखते तो चलो ऐसे लिख दो, एन कर दो, अब पूरा रख दो मान सेम, डब्ल्यू बी 1000 अपॉन
mb अपॉन n फैक्टर गुणा विलयन का आयतन। यदि मिलीलीटर में दिया हो तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का हमने ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। नीचे हमने भाग दिया तो ऊपर पहुंच गया 1000, तो ऐसा आ जाता है। तो ये हमारा टोटल नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया। n बराबर नॉर्मलता, WB बराबर विलेय का भार, MB बराबर विलेय का अणु भार, n फैक्टर विलेय का संयोजकता या विलेय का n फैक्टर और 1000 विलयन का आयतन। यदि मिलीलीटर में दिया हो तो हम A वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यदि लीटर में दिया हो तो हम A वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इन दो फॉर्मूलों को हम याद रखेंगे। इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे हम, उसको मैंने ऐसे दर्शा दिया। तो इस प्रकार से हमारी नॉर्मलता परिभाषा हमने कंप्लीट कर ली, इसके सूत्र को कंप्लीट कर लिया है। सूत्र पर थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 सूत्र हैं पहले, उन पर पहले ध्यान देना है, उनको अच्छे से याद करना है, तो नॉर्मलता बहुत सिंपल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम नॉर्मलता का परिभाषा और सूत्र को हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ पे नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलता के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और उनके कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।